हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को मेंडल के नियम बताएंगे, अर्थात मेंडल्स लॉज के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मेंडल के आनुवंशिकी के 3 नियम हैं। पहला, प्रभाविता का नियम, जिसे एकल लक्षण का नियम भी कहते हैं और अंग्रेजी में लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। दूसरा, पृथक्करण का नियम, जिसे युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है और अंग्रेजी में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे द्विसंकर क्रॉस भी कह सकते हैं आप, या द्विसंकर क्रॉस के ऊपर ही आधारित होता है। इसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। तो इन तीनों मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को एक एक करके आपको समझाऊंगा, जिसमें से पहला है प्रभाविता का नियम, अथवा अंग्रेजी में लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहा जाता है। चलिए पहले मेंडल के प्रभाविता के नियम को सरल भाषा में आपको समझा देते हैं, इसके बाद डिटेल से भी बताएंगे। जब शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस शुद्ध बौने पौधे से कराया जाता है, तो क्रॉस कराने के बाद दोनों में से जो लक्षण प्रकट होता है, दोनों में से जो लक्षण का मतलब ये हुआ कि पहला लक्षण था शुद्ध लंबा पौधा और दूसरा लक्षण था शुद्ध बौना पौधा। तो इन दोनों लक्षणों में से क्रॉस कराने के बाद जो लक्षण प्रकट होता है, जो लक्षण दिखाई देता है, उसे प्रभावी लक्षण कहा जाता है। यानी कि जो दिखाई दिया उसे प्रभावी, और जो प्रकट नहीं होता है या जो दिखाई नहीं देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर शुद्ध लंबा पौधा है और इसका क्रॉस शुद्ध बौने पौधे से कराया गया है, तो जो संतान उत्पन्न हुई उसमें सभी लंबे पौधे उत्पन्न हुए हैं। तो लंबे पौधे उत्पन्न हुए इसलिए लंबापन प्रभावी लक्षण हुआ, और बौने पौधे उत्पन्न नहीं हुए इसलिए बौनापन अप्रभावी लक्षण हुआ। यही प्रभाविता का नियम है। चलिए अब इसको हम डिटेल से आपको समझा देते हैं। इस नियम का अर्थ हुआ कि जब विपरीत लक्षणों वाले जीवों का क्रॉस कराया जाता है, तो नई संतान में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे ही प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं उसे अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। चलिए मेंडल के इस प्रभाविता के नियम को या लॉ ऑफ डोमिनेंस को चित्र के माध्यम से और उदाहरण के माध्यम से आपको समझा देते हैं। जब शुद्ध समयुग्मजी लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है, यानी शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों के बीच में संकरण कराया गया, तो प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण लंबापन प्रभावित होता है। यानी पहला लक्षण था शुद्ध लंबा, दूसरा लक्षण था शुद्ध बौना, दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया, तो दोनों लक्षणों में से जो प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 हुई, इसमें दोनों विपरीत लक्षण थे, तो दोनों में से एक लक्षण प्रभावी हुआ, वो हुआ लंबापन, और बौनापन जो था वो अप्रभावी रहा। तो इस नियम का मतलब ये हुआ कि एक लंबा मटर का पौधा और एक बौना मटर का पौधा लिया गया, फिर उनके बीच में क्रॉस कराया गया। क्रॉस कराने पर इनके गुणसूत्रों में एक ही प्रकार के लक्षणों के जीन्स मौजूद थे। तो क्रॉस कराने पर क्या हुआ कि प्रथम संतानीय पीढ़ी में विपरीत लक्षणों में से, यानी जो दो अलग अलग लक्षण थे लंबे और बौने, उन विपरीत लक्षणों में से केवल एक ही लक्षण दिखाई दिया, यानी लंबापन लक्षण दिखाई दिया। जो लक्षण दिखाई देता है उसे ही प्रभावी लक्षण कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर लंबापन लक्षण प्रभावी लक्षण है। और क्रॉस कराने के बाद जो लक्षण दिखाई नहीं देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहा जाता है, यानी यहाँ पर बौनापन लक्षण अप्रभावी लक्षण हुआ, क्योंकि ये दिखाई नहीं दिया। तो ये तो हुआ मेंडल के आनुवंशिकता का पहला नियम, प्रभाविता का नियम। चलिए अब दूसरे नियम पृथक्करण के नियम को समझा देते हैं। तो पृथक्करण का नियम अथवा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसे बोला जाता है। पृथक्करण का अर्थ होता है अलग अलग होना या पृथक पृथक होना। आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसको बताते हैं। जब प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 के विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराते हैं, यानी प्रथम पीढ़ी तक तो हो गया था, इसके बाद जब प्रथम संतानीय पीढ़ी हो गई, प्रथम पीढ़ी बन गई, तो इसके विषम युग्मजी पौधों में जब स्वपरागण कराया गया, विषम युग्मजी का मतलब होता है गुणसूत्रों में अलग अलग प्रकार के लक्षणों के जीन्स मौजूद हों, तो उसे विषम युग्मजी कहा जाता है। तो जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराया गया,
तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, यानी एक निश्चित अनुपात में पृथक पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। मतलब दूसरी पीढ़ी के पौधों में विपरीत गुणों का बराबर मात्रा में पृथक्करण होता है या बराबर बराबर भागों में अलग अलग बट जाते हैं, इसीलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो जिन लक्षणों का पृथक्करण होता है ये एक निश्चित अनुपात में होता है, इसीलिए स्पष्ट है कि प्रथम पीढ़ी F1 में साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है, वो पृथक पृथक ही रहते हैं, अलग अलग ही रहते हैं और युग्मक निर्माण के समय ये लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं अथवा अलग अलग हो जाते हैं। मतलब युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है, इसीलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। यानी जो पृथक्करण का नियम है इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं अथवा अंग्रेजी में लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। चलिए इस नियम को भी एग्जाम्पल की सहायता से उदाहरण के द्वारा आपको समझा देते हैं। तो जब शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने मटर के पौधों में संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में संकर किस्म के पौधे उत्पन्न होते हैं तो इस प्रथम पीढ़ी F1 से स्वपरागण द्वारा द्वितीय पीढ़ी में लंबेपन और बौनेपन लक्षण वाले पौधे फिर से प्राप्त होते हैं। अर्थात जब प्रथम पीढ़ी F1 में स्वपरागण कराया जाता है तो स्वपरागण के बाद जो संतानें उत्पन्न होती हैं उन्हें द्वितीय पीढ़ी या F2 कहते हैं और F2 पीढ़ी में लंबेपन तथा बौनेपन के लक्षण फिर से मिलते हैं। अर्थात जब शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के बीच में संकरण कराया गया तो सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए और उसी को F1 पीढ़ी कहा। फिर F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराया गया तो जो संतानें उत्पन्न हुई उन्हें F2 पीढ़ी कहा या द्वितीय पीढ़ी कहा। तो इस F2 पीढ़ी में लंबेपन का फैक्टर कैपिटल T तथा बौनेपन का फैक्टर स्मॉल t दोनों मिलकर दूसरी पीढ़ी में लंबे तथा बौने पौधे उत्पन्न करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा उत्पन्न हुआ है। यदि जीन्स के आधार पर देखा जाए तो 25% शुद्ध लंबे पौधे हैं, 50% संकर लंबे पौधे हैं और 25% शुद्ध बौने पौधे उत्पन्न हुए हैं, जिनका अनुपात 1:2:1 का होता है। तो ये तो हुआ पृथक्करण का नियम। चलिए अब स्वतंत्र अभ्युहन का नियम समझा देते हैं, अर्थात लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में जान लेते हैं। बता दूं कि पहले वीडियो में मैंने जिसे आपको द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया था, बिल्कुल उसी के ऊपर स्वतंत्र अभ्युहन नियम आधारित है। अर्थात स्वतंत्र अभ्युहन का नियम डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स पर ही आधारित है। इस प्रकार के संकरण में जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक कारक या फैक्टर पेयर्स या युग्मों के लिए 2 जोड़ी विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन कारकों या फैक्टर का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र होता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि स्वतंत्र अभ्युहन नियम के अंतर्गत जब 2 विपरीत लक्षणों या प्रभावों वाले पौधों में क्रॉस कराया तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। चलिए उदाहरण के माध्यम से इस नियम को समझा देते हैं। इस नियम की व्याख्या मेंडल के द्विसंकर क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस से की जा सकती है। यानी इस नियम को द्विसंकर क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस से तुलना की जा सकती है। मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में F1 पीढ़ी में सभी बीज गोल तथा पीले थे, जैसा कि आप लोगों को पहले बताया था और चित्र में भी आप देख रहे हैं कि जब पीले गोल बीजों को हरे झुर्रीदार बीजों के साथ क्रॉस कराया गया तो प्रथम पीढ़ी F1 में पीले गोल बीज उत्पन्न हुए। फिर इसी पीढ़ी में यानी इसी प्रथम पीढ़ी F1 में स्वपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन कराने पर द्वितीय पीढ़ी F2 में उत्पन्न संतानों में 4 प्रकार के बीज मिले। पहले बीज यानी जो पहले वाले मिले वो पीले गोल, दूसरे हरे गोल, तीसरे पीले झुर्रीदार और चौथे हरे झुर्रीदार। तो पीले व गोल ये दोनों प्रभावी थे, 9 बीज उत्पन्न हुए। फिर हरे व गोल ये प्रभावी, इसमें पहला प्रभावी और दूसरा अप्रभावी था, 3 बीज उत्पन्न हुए। ऐसे ही पीले झुर्रीदार में पहला अप्रभावी तथा दूसरा जो था वो प्रभावी हुआ और ये 3 बीज उत्पन्न हुए। ऐसे ही
पौधों में हरे और झुर्रीदार जो उत्पन्न हुए ये दोनों अप्रभावित। तो प्राप्त चारों प्रकार के बीजों से स्पष्ट होता है कि जो दो लक्षण जनक पौधों में एक साथ थे, गोल आकार और पीला रंग तथा झुर्रीदार आकार और हरा रंग, वह संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी में अलग अलग हो गए तथा F2 पीढ़ी में ये स्वतंत्र रूप से संयुक्त होकर प्रकट हुए। इसी कारण झुर्रीदार बीजों के साथ पीला रंग और गोल बीजों के साथ हरा रंग भी प्रकट होता है या प्रकट हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है और एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। तो F2 पीढ़ी में बीज के आकार व रंग का अनुपात 9:3:3:1 का होता है। तो मतलब ये हुआ कि जो प्राप्त चार प्रकार के बीज प्राप्त हुए हमें, ये दो लक्षण जनक पौधों में एक साथ संकरण से F1 पीढ़ी में अलग अलग हो गए और F2 पीढ़ी में ये स्वतंत्र रूप से संयुक्त होकर प्रकट होते हैं। इसी कारण झुर्रीदार बीजों के साथ पीला रंग और गोल बीजों के साथ हरा रंग प्रकट होता है। तो इस प्रकार से ये हुआ स्वतंत्र अभ्युवन का नियम। तो आशा है आप लोगों को मेंडल के आनुवंशिकता के तीनों नियम अर्थात प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्युवन का नियम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।